तो बोहर मॉडल में मैंने आपको बताया था कि बोहर ने अपनी फर्दर स्टडीज को सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर रिस्ट्रिक्ट किया, एंड दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज आल्सो रिफर्ड एज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। अब जब बोहर ने अपनी स्टडी को हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम पे करेक्ट फिक्स कर दिया, तब उसने अपने स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट समझाया। तो फिर से दोबारा मैं नेक्स्ट टाइटल वही लिखना है, स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट। स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट। तो बोहर ने क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता, डज नॉट रिवॉल्व इन ऑल द ऑर्बिट्स। पहले ही बताया था डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो उसने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो पहले ये स्टेटमेंट लिखना है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। So write down, electron revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus. Electron revolves around the nucleus only in those circular orbits. Only in those circular orbits. Only in those circular orbits where electron revolves around the nucleus. Only in those circular orbits where electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between nucleus and electron exactly provides centripetal force required for circular motion. सर Yes. सर जब हम लोग की कोचिंग क्लासेस खुल जाएंगी तो सर हम लोग को अगर होम असाइनमेंट प्रिंट पेपर में चाहिए होंगे So I said electron revolves around the nucleus only in those circular orbits where electrostatic force of attraction between nucleus and electron exactly provides centripetal force required for circular motion. Electron revolves around the nucleus only in those circular orbits where electrostatic force of attraction between nucleus and electron exactly provides centripetal force required for circular motion. रूल लिखे ये बोर्ड में अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। तो मैंने आपको समझाया कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन के, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डायरेक्टली मिल रहा है। अब न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस हो गए, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराने के लिए एग्जैक्टली सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान रखना है। एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि फिर इसका मतलब दूसरा फोर्स कुछ या नेट फोर्स यहाँ पे नहीं क्रिएट हो पा रहा है। तो जैसे देखो ये हमारी सर्कुलर ऑर्बिट है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस के अराउंड रेडियस r हो गई, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारा v वेलोसिटी से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और इसका मास हमने m ले लिया है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास जो चार्ज होगा वो z इंटू ई के बराबर होगा। z जो है वो एटॉमिक नंबर है और
और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है ई होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and electron, electrostatic force of attraction between nucleus and electron, अगर लिखेंगे सबसे पहले तो ये वैल्यू आएगी 1/4πε0 z into e q1 q2 की वैल्यू e by r square। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था 1/4πε0 q1 q2 by r square। तो 1/4πε0 q1 की जगह z e q2 की जगह e by r square, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज z e के बराबर है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज e के बराबर है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है mv²/r। अब मैंने क्या बताया कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की खास बात क्या है, उस ऑर्बिट की खास बात क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्जेक्टली एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। यस यहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ काम करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में काम करेगा। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन के फोर्स है, इसलिए एक्जेक्टली इक्वल होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोथ सेम। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दो 1/4πε0 ze²/r² इज इक्वल टू mv²/r। ये बोहर मॉडल का पहला मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। और दूसरी इक्वेशन एक हम लोग पहले ही डील कर चुके हैं, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/3π। ये आपका स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट का मैथमेटिकल मतलब हो गया। स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट को अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई करेंगे तो मैथमेटिकली ये रिजल्ट बना और ये आपका क्वांटाइजेशन है। तो बोल के दोनों रूल्स को हमने मैथमेटिकली अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज है उन पर जरा ध्यान दे लो। z जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और m और v तो मैंने बता ही दिया। m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सर फोर्स के फॉर्मूले में सर साइन नहीं इम्पोर्टेंट है। साइन का बताया ना बेटा, डायरेक्शन हमको फोर्स कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो दो चीजें होती है, एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हमें क्लियर है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस तरफ का चाहिए हमको, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर सेंटर की तरफ रिक्वायर्ड है। अब इस फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, वो भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है। यस, अब वो चेंज रिक्वायरमेंट है। साइन तो हमें तब अप्लाई करना होता है जब फोर्सेस डायरेक्शन अलग होते हैं या किसी दूसरी लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स हो रहा होता है। हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एक्जेक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो उसकी साइन लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो सर में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से वो सेंट्रीपिटल फोर्स पे डिपेंड करेगा ना। यस, उसने बोला है कि वो केवल उसी ऑर्बिट में होगा जहां सेंट्रीपिटल फोर्स एक्जेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कर रहा होगा। अगर ये बैलेंस नहीं कर रहा होगा तो मैक्सवेल थ्योरी काम करेगी। अगर मान लो इसके छोटी रेडियस में है तो वहां क्या होगा, फोर्स अंदर ज्यादा लग रहा होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स कम रिक्वायर्ड होगा, तो क्या होगा, अंदर की तरफ पुल हो जाएगा, फिर और पुल हो जाएगा, ऐसे पुल होता चला जाएगा, अंदर जाके कोइंसाइड कर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो प्लस क्यू माइनस क्यू को इसीलिए डिस्ट्रॉय कर रहा था। सर मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। एक्जेक्टली बराबर होने चाहिए, बिल्कुल इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हुआ तो या तो न्यूक्लियस उसको अंदर की तरफ पुल करेगा, तो फिर पुल करेगा, रेडियस कम होगी, फिर और फोर्स बढ़ जाएगा, फिर और पुल करेगा, फिर और फोर्स बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली जाके कोइंसाइड कर जाएगा, जो कि मैक्सवेल थ्योरी में हो रहा था। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से बोर ने मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम कर रहा था उसको सही कर दिया। अगर एक प्लस क्यू चार्ज की सराउंडिंग में माइनस क्यू चार्ज को किसी भी रेडियस में थ्रो करोगे तो इट इज पॉसिबल कि वो कोइंसाइड कर जाए।
बट अगर उसको एक्जैक्टली उस ऑर्बिट में थ्रो करोगे जहां पे उसका सेंट्रीपिटल फोर्स एक्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बैलेंस हो रहा होगा, तो फिर वो उसी ऑर्बिट में होता है। और मैक्सवेल ने ये चीज कंफर्म कर ली, इसलिए एटम की स्टेबिलिटी कंफर्म हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और r जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, और e जो है वो 4 दफे है। समझ आ गया, पहले सारे सिंबल से होता समझ गए। अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास केवल दो वेरिएबल्स हैं, एक रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और एक वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिट। बाकी सब चीजें देखो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है सर। तूने एक न्यूक्लियस लिया तो उसका z पता होगा आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है, 1/4πε0 कांस्टेंट वैल्यू है, h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट भी वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, n जो है वो कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो n अपने आप ही डिफाइंड होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। पाई की वैल्यू आप जानते हो वो भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल केवल क्या है, तो रेडियस है, वेलोसिटी। तो फिर हम मैथमेटिकली दो इक्वेशन दो वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ से सॉल्व करके रेडियस एंड वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वो और नेक्स्ट स्टेप ये सॉल्व किया। तो पहला स्टेप दो कॉन्सेप्ट बताए, स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट और बोर क्वांटाइजेशन रूल। फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके दिखाया, क्वांटाइजेशन रूल तो अभी भी वैलिड था। दो इक्वेशन बनने के बाद दो वेरिएबल बन रहे हैं, रेडियस और वेलोसिटी। वो टेस्ट को सॉल्व करके हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए रेडियस एंड वेलोसिटी निकालने का कॉन्सेप्ट बता दिया। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये लिखेंगे। सर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होंगे सर दोनों ना? वही तो लिखा ना, देखो 1/4 है, ये देखो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल का केस बन रहा है, उससे हम रेडियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अपना काम लिखेंगे, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट for hydrogen and hydrogen like species. Radius and velocity of the electron in both stationary orbit for hydrogen and hydrogen like species. अब देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपके पास ऊपर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल का क्वेश्चन है, कर लोगे सॉल्व, करो एक बार अपने आप। हमारे पास आईडी देखो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आपको सॉल्व करने हैं, आपके दो इक्वेशन है प्रॉपर। ये आपके पास टेक्निकली दो इक्वेशन दो वेरिएबल का केस हो गया। दो इक्वेशन दो वेरिएबल से आपको रेडियस और वेलोसिटी सॉल्व करके निकालना है। चलिए तो देखो सॉल्विंग में क्या करो, पहले सेकंड वाले इक्वेशन से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी nh/2π उसको उठा के पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो, ये वैल्यू बनेगी 1/4πε0 ZE² राइट साइड से एक r कैंसिल कर दिया इनटू mv²। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करके r निकालना है। यहाँ से सिंप्लीफाई करके अगर r की वैल्यू निकालोगे तो r की वैल्यू बनेगी n² x²
अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर इसे कैंसिल नहीं करना ना? नहीं कैंसिल नहीं करना है क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मैं डायरेक्ट वैल्यू पता होती है ना 9 × 10⁻9। यस सर। कैंसिल कर देंगे तो फिर वो बिना मतलब बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमें सबकी अलग अलग वैल्यू नहीं पता। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁻9, तो डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में देखो, आप ध्यान से देखो तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट 2, एक n और एक z, केवल दो ही चीजें हम चेंज कर सकते हैं, बाकी सब यूनिवर्सली फिक्स्ड वैल्यूज हैं। तो अगर हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो r इज इक्वल टू, यू मे राइट h स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट then 4 pi square m e square into n square by z। ठीक है, बात समझ आया? आप अब यहाँ पे जितनी वैल्यूज है इनकी वैल्यूज पुट कर दो बस, फटाफट तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी बताई थी? 6.626 into 10⁻34 2 सेकंड। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है कितनी? 9 into 10 9.59 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के बाद n की वैल्यू तो जानते ही हो 3.14। m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10⁻51 kg। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10⁻⁻⁴। -19। ठीक है, n जो है वो शेल नंबर है और z जो है वो एटॉमिक नंबर है। तो वे सारे वैल्यूज बस इनको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द अबव एक्सप्रेशन, तो आपका रेडियस का फॉर्मूला सॉल्व हो जाता है r इज इक्वल टू 0.529 l स्क्वायर बाई z m स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। मेजर क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन डिराइव नहीं करनी पड़ती ज़्यादातर बार। एडवांस के पेपर में भले ही कोई टफ सवाल है तो अलग बात है, अदरवाइज रूटीन क्वेश्चन जो आते हैं उसमें सीधे रेडियस का फॉर्मूला लगाना होता है 0.529 m स्क्वायर z एंगस्ट्रॉम। सर ये ए नॉट क्या है सर? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर। तो आप वेलोसिटी निकालने के लिए आपने जो रेडियस का एक्सप्रेशन निकाला था उसको v = nh/2πr में पुट करो, तो जैसे ही पुट करोगे तो उससे आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा v = nh/ ये भी नहीं आएगा, v = या पुट कर लो तो पहले पुट ही कर देता हूँ, तो v = nh/2πm, r की वैल्यू पुट कर देनी है, तो दैट वाज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब्स्टिट्यूट करो ऐसे वैल्यू, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू सॉल्व होके बन रही होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर आ गया देखो मल्टीप्लाई होके, इनटू 2 पाई e स्क्वायर अपॉन h इनटू z बाय m। ऐसा कुछ आ रहा सॉल्व होके? यस सर, वो 4 और 2 कैंसिल हो गए मेरे। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई e स्क्वायर अपॉन h इनटू z बाय m। यस सर। हाँ, और यहाँ पे भी अगर हम सारे कॉन्स्टेंट्स पुट कर देते हैं तो
हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 2.16 या 2.19 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकेंड। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया जो आपको याद कर लेना है, वेलोसिटी ऑफ द। अगर सर इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी लर्न कर लें तो ये 2.19 डायरेक्ट वैल्यू याद कर लोगे, आपको ये फॉर्मूला नहीं लर्न करना है। देयर इज नो नीड कि हम जो फॉर्मूले लर्न करने हैं वो बॉक्स में लिख रहा हूँ आपके लिए। फॉर्मूले केवल वो लर्न करने हैं जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, बाकी तो सॉल्विंग है वो लर्न नहीं करना है आपको। लर्न करना है रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.19 into 10 power 6 z by n मीटर पर सेकंड। इवन इफ आपको सॉल्विंग आती है तब भी आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करके फाइनली आंसर ला दो। ठीक है, सर हम वहाँ से डायरेक्टली वैल्यू पुट अप नहीं कर सकते क्या? इज दैट क्लियर? तो रेडियस और वेलोसिटी दोनों फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं। सॉल्विंग जानते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन आ गए आपके पास। तो जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z है एंड वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z बाई n। ये दो रिजल्ट आपके सीधे सीधे आ गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा। राइट ऑन द क्वेश्चन, कैलकुलेट radius and velocity of electron calculate radius and velocity of electron in third orbit of He plus in third orbit of He plus calculate radius and velocity of electron in third orbit of He plus। आप देखो अगर He प्लस है आपके लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि He प्लस के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और थर्ड ऑर्बिट बोला है तो n की वैल्यू 3 थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू हो गई 3। बस आप फॉर्मूला पुट कर दो, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z 0.529 into t स्क्वायर बाय 2। ये सॉल्व कर लो। वेलोसिटी की जगह लिखेंगे तो 2.19 into 10 to the power 6 into z की जगह 2 और n की जगह 3। पहले फॉर्मूला लिखना है तो 2.19 into 10 to the power 6 z by n, ये फॉर्मूला है आपका। इसको वैल्यू पुट करोगे तो 2.19 into 10 to the power 6 into 2 by 3। ये सॉल्व करके वेलोसिटी बताओ मीटर पर सेकंड में कितना आएगा। सर रेडियस 2.38 आ रहा है। 2.385 something. ये टेनिस स्ट्रोक 2.3805 और वेलोसिटी आपकी कितनी आ रही है लगभग 1.4 समथिंग। 1.49 1.49 46 1.46 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड की आपकी स्पीड होगी। Yes, sir. सर जैसे जो हमें 9th में चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। राइट डाउन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन
frequency of revolution. So write down, it is number of revolutions सर taking place in 1 second. हेलो सर। Yes. सर जैसे यार ऊपर वो जो थर्ड ऑर्बिट सर हम लोगों को मतलब मेंशन था सर क्वेश्चन में, तो सर ऐसे हम लोग सर क्वेश्चन मतलब जो करेंगे उसमें मेंशन होगा ना सर कि मतलब हम लोग कौन से ऑर्बिट। Obviously z और n तो आपको पता ही होगा, बिना उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे. So write down, it is number of revolutions. It is number of revolutions of electron around nucleus in 1 second. 1 सेकेंड में जितने रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगे उसको बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन. ठीक है. तो आप इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें तो आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस चलते हैं, 2 पाई आर, और वेलोसिटी v. तो अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे टाइम पीरियड. ये टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रेवोल्यूशन. ये वैल्यू आ जाएगी अपने लिए. एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में डिस्टेंस चलनी है 2 पाई आर, स्पीड है v. तो अगर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है तो इट कम्स आउट टू बी 2 पाई आर अपॉन v. तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड मान लो t लिखते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई. आर की वैल्यू आपको पता है 0.529 into 10 to the power minus 10 meter into n square by z divided by velocity. अगर लिखेंगे तो कितनी होती है 2.19 into 10 to the power 6 into z by n. ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू 0.529 इंटू 10 to the power minus 10 अपॉन 2.19 into 10 to the power 6 into n cube by z square. यानी कि जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई z स्क्वायर आ रहा है. तो ये वो टाइम हुआ जो एक रेवोल्यूशन में लगता है. तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हो गए, इसका 1 अपॉन दिस वैल्यू. अगला हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन. ये 1 अपॉन t के बराबर आ जाएगा. This will be 2.19 into 10 to the power 6 by 2 pi into 0.529 into 10 to the power minus 10 into z square by n cube. यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है ये प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब हो जाएगा. ठीक है. ये आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर से आ गए. तो एक ये प्रोपोर्शनलिटी याद रखनी है. और एक ये प्रोपोर्शनलिटी याद रखनी है. ठीक है. सर ये क्वेश्चंस डिमेंशनली तो वेरीफाई होंगे नहीं. तो इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो. सर न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ frequency of revolution
Find the ratio of frequency of revolution of electron find the ratio of frequency of revolution of electron in second orbit of hydrogen atom to first orbit of Li2 plus ion. Find the ratio of frequency of revolution of electron in second orbit of hydrogen atom to first orbit of Li2 plus ion. नाइन इज टू एट तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ revolution of hydrogen और Li प्लस का रेशियो लिखना है. ये रेशियो लिखना है. ये रेशियो क्या आ गया जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब. हाइड्रोजन के जेड स्क्वायर कितना था 1 स्क्वायर और उसका एन कितना था सेकेंड ऑर्बिट मतलब 2 क्यूब डिवाइडेड बाय लिथियम के लिए एन की वैल्यू 3 क्यूब 3 स्क्वायर और फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1 क्यूब. ये रेशियो लिखना है. फर्स्ट ऑर्बिट Li प्लस एन और सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए. सॉल्व होके 1:72. 1/72. Yes, sir. 1:72. ये आपका आंसर है. तो बस प्रोपोर्शनलिटी याद रखोगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. अब देखो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट. ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सर अभी हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट के अंदर ही है ना. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट. Energy of the electron in Bohr's stationary orbit. ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट. तो अब देखो ये हमने एक सर्कुलर ऑर्बिट लिया. इस सर्कुलर ऑर्बिट में ये हमारा न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट की रेडियस r, ये वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है. इलेक्ट्रॉन का मास m. तो अब देखो अगर यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे total energy will be sum of kinetic energy plus potential energy. उसे निकालते हैं किसी भी जगह पर अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी होती है. टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी का टाइप यहाँ पे कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक. और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालने का क्या तरीका बताया था? बताओ फॉर्मूला. -1/4 by E naught 1Q2R 1R²R. ठीक है. यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. U1 की जगह रखेंगे Z into E
Q2 की जगह रखेंगे E by R. This is minus 1/4πε0 Z E square by R. ये तुम्हारी पोटेंशियलिटी हो गई। और इस पोटेंशियलिटी में आपको एक खास बात बताई थी, क्या बताया था कि हम इस पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। ये चीज पहले यार नोट बना के देखो। सर रिपीट कर दीजिए। ये जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/4 तो पिछली क्लास में सिखाया था ना आपको। तो ये फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं 1/4 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r, उसमें क्या कंडीशन बताई थी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन मानी है, राइट डाउन at infinite distance from nucleus, at infinite distance from nucleus, potential energy of electron, potential energy of electron is taken as zero. कौन सा समझा आपको? न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल जीरो कितना माना हुआ है? जीरो। सर हम इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस क्यों कहते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहां से हमने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे कर दिया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लग रहा है। तो ये जो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर होता है। अगर r को इनफिनिटी कर देंगे तो फोर्स जीरो टेंड कर जाएगा, मतलब उस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा तो पोटेंशियल जीरो मान लेंगे। यस सर आर लेकिन इनफाइनाइट तो होता नहीं है। अरे मतलब इनफाइनाइट मतलब जहां उसका अट्रैक्शन लगभग जीरो है। यस सर इसी तो लिखा है टेकन एज जीरो, होता थोड़ी ना, हमने अज्यूम कर लिया वहां पे उसका जीरो होता है ना। और क्या होगा सर आर कभी जीरो नहीं हो सकता। जो तो आपने अपना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं सीखा हुआ तो फिर भी आपको सिंपल टर्म में सिखा देगा कि अगर कभी भी पोटेंशियल की सॉल्व करनी पड़ेगी हमको तो हम लोग लिखते हैं du is equal to minus times f dot dr। ये फॉर्मूला अगर अभी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन आप जब सीख जाओगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे फिजिक्स में सीख लिया है। सीखा यस सर। f जो है वो है फोर्स। अगर सॉल्व करके देखना है तो आपको पता है कि इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे du is equal to माइनस टाइम्स फोर्स की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर डॉट dr। इसको इंटीग्रेट कर देना। पोटेंशियल जीरो तब लेंगे जब हमारे r की वैल्यू इनफिनिटी होगी। जो r की वैल्यू r होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ से जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करके लाओगे तो पोटेंशियल जी का वैल्यू सॉल्व होते माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r होगा। ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे, अदरवाइज अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आप अभी इंटीग्रेशन नहीं जानते तो कुछ बहुत नहीं करने की जरूरत है। यहाँ से पोटेंशियल जी सॉल्व होके आएगा माइनस 1/4। इंटीग्रेशन हम लोगों को आता है तो आप कर आता है तो करो, लिख दिया ना सीधे सीधे, आता है तो करो, दो फोर्स है तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r ये सॉल्व हो जाएगा। बट अभी इस पैरामीटर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार आप मैथ्स में सीखो, सही से सीख लो, या फिजिक्स में अगर ये ठीक से सिखा दी जाएगी तो फिर ये कर देना, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। इसका हमारे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। केमिस्ट्री में इतना रिलेशन है कि ये फॉर्मूले बस अगर आप याद रख लो तो सवाल सॉल्व होता जाएगा। तो अगर आप एडिशनल कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो मैंने लिख दिया आपको बड़े बॉक्स। सर dr/r जो होगा वो ln r नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। समझ गया ना? तो अगर सॉल्विंग है भी, अदरवाइज फिजिक्स में आपको सिखाया जाएगा, पूरा चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे फोर्सेस के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सिखाई जाएगी। इवन फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी में पूरा एक चैप्टर है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब कैलकुलेशन सिखाएंगे।
अभी हमें चूंकि बस बोर मॉडल की एनर्जी निकालनी है, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट सिखा दिया जिससे पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है। आपको कॉन्सेप्ट पता है इसलिए पूरी बात लिख दी मैंने। पोटेंशियल एनर्जी जो एक्चुअली होता है वो माइनस टाइम्स एफ डॉट डी आर होता है मैथमेटिकली, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट अगर आपने सीखा हो तो ये डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअली माइनस एफ डॉट डी आर है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर लगाया इनटू डॉट dr करा, इंटीग्रेट करोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और सॉल्विंग में एक असम्पशन है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो उसके बाद दूसरा टर्म लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपना कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, राइट। और बोहर मॉडल के स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट की अगर इक्वेशन लिखें तो फ्रॉम स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट, फ्रॉम स्टेशनरी ऑर्बिट कॉन्सेप्ट क्या इक्वेशन लिखते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर की वैल्यू को इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देते थे mv स्क्वायर बाय r। तो अगर आप यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r। और इस बोहर मॉडल के हिसाब से q1 की जगह z ही रखना है और q2 की जगह e रखना है, तो z e into e by r आ जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो आ जाएगा 1/2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाय r। अब अगर टोटल एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाय r और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाय r। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाय r। Yes, sir. माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाय r, ठीक है। अब अगर यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको रिलेशन समझ में आएगा कि जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है, Yes, sir. हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। बोहर के मॉडल के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है साइन अपोजिट, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है विद सेम साइन। वैल्यूज ध्यान से देखो तो आपको रियलाइज होगा ये चीज। सर ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? एनर्जी लॉस होती है। ओके। माइनस का मतलब होता है उसके पास इतनी एनर्जी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो न्यूक्लियस से फ्री होकर बाहर निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अभी समझा रहा हूँ, सब पहले एनर्जी के फॉर्मूले तक पहुंच जाओ। याद आओ क्या? तो आप देखो अगर सर इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने पे वो मतलब ऑर्बिट चेंज करेगा या फिर वो एनर्जी प्रोवाइड करने से वो न्यूक्लियस के बॉन्डिंग फोर्स से फ्री हो जाएगा। Yes, sir. तो टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाय r। और r की वैल्यू हम लोग पिछले बार में निकाल चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू ऑफ r हम लोग अभी पिछले एक्सप्रेशन में निकाल चुके हैं, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और फिर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना है आपको सॉल्व करके। इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू ऑफ r थी उसको सब्स्टिट्यूट करो तो आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा सॉल्व करके। वैल्यू ऑफ r अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -1/2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर बाय r।
minus n square h square into z into 4 pi square mt square into 1 upon 4 pi epsilon naught. ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो आएगा -1/2 1 upon 4 pi epsilon naught whole square 4 pi square m e power 4 upon x square into z square by n square. ये आपके टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी. फिर वैसे ही जैसे हमने रेडियस और वेलोसिटी करा था उसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से आप यहाँ पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे सॉल्व करके तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा ये बस लर्न करना. तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है. सर इसमें जब हम लोग इतनी एनर्जी देंगे तो ये न्यूक्लियस के फोर्स से हटकर कहाँ दूसरा ऑर्बिट में जाएगा या फिर ये एटम को आयोनाइज कर देगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है दिस इज 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. तो कभी भी कन्वर्जन करना होगा तो जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे. अब देखो यहाँ माइनस साइन से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी लॉस कर दी है. तो जब हम न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था. यस सर. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जा रहा होगा तो उसकी पोटेंशियल धीरे धीरे कम होती चली जा रही होगी. इट्स लूजिंग इट्स एनर्जी. ये चीज समझ आई आपको? इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट तरफ मूव करेगा तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा. अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा तो वैल्यू का वो डिक्रीज होती जाएगी. तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऑर्बिट में आ गया, जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम के ऑर्बिट में आ गया तो क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड हो गया. अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करोगे, सर रिपीट कर दीजिए सर, वॉइस बहुत क्रैक कर रहा है. मैं एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास ला रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस से. तो जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से ट्रैवल कराते हुए आ रहे हो तो क्या हो रहा है, उसके साथ अट्रैक्शन को काम कर रहा है. तो जब सर एक बार फिर बता दीजिए. सर नहीं आ रही आवाज सर. डिक्रीज कर रही है. और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो क्या हुआ, न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड हो गया आर डिस्टेंस पे आने के बाद. यस सर. और जब बॉन्डेड हो गया तब उसका क्या होगा कि जब आप इसको इतनी एनर्जी दे दोगे तो ये न्यूक्लियस के फोर्स से फ्री हो जाएगा और अपना बाहर निकल जाएगा एटम से. तो अब आप कितनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे कि एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में चला जाए तो दूसरी ऑर्बिट में चला जाएगा. अगर आप पूरी एनर्जी दे दोगे कि न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए तो बाहर निकल जाएगा. जितनी टोटल एनर्जी लॉस हुई है पूरी दे दोगे तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा. तो वो भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, वो भी इसका नेक्स्ट स्टेप है. पहले फर्स्ट स्टेप सीखना है कि जो टोटल एनर्जी आ रही है -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू -1.6 into 10 to the power -19 जूल. ये इसका रिजल्ट हुआ. ठीक है. तो हमें सबसे पहले रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, तीन सर यही एनर्जी आया मैं. हाँ तो मैंने आपको तीन टर्म सिखाए, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के. ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हेलो सर. हाँ बेटा. सर यही एनर्जी वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है जिसे हमें सिखाई गई थी 10th में. Write down a question. Calculate the energy of the electron. Calculate the energy of electron in first, second, third,
fourth and fifth orbit of calculate the energy of electron in first, second, third, fourth, and fifth orbit of hydrogen, He plus and Ni2 plus respectively. Calculate the energy of the electron in first, second, third, fourth, and fifth orbit of hydrogen, He plus and Ni2 plus respectively. मतलब आइडियली आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। उसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। सर लेकिन हाइड्रोजन की 4-5 ऑर्बिट कहाँ होती हैं? हेलो सर। यस सर। यस सर। सर लिथियम की भी 2 ही होती है। हेलो। हाँ बेटा, सॉल्व करना है आपको इसको। देखो किसी भी एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती हैं। आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है ये अलग क्वेश्चन है। तो देयर आर 2 डिफरेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट ऑक्यूपाई कर रहा है, बट हाइड्रोजन के अंदर ऑर्बिट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। ऑर्बिट वो जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ये दूसरी बात है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो किसी एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट हैं और उस 100 फ्लैट में से 4 फ्लैट में लोग रहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर, तो क्या आंसर बताओगे? 4। बताओ, अगर हमारे पास एक अपार्टमेंट में 100 फ्लैट्स हैं, आउट ऑफ दोस 100 फ्लैट्स 4 आर ऑक्यूपाइड, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर इन दिस अपार्टमेंट, तो व्हाट यू से? 100। 100। तुम ही 4 बोल रहे हो ना। वैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं। हर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जहाँ पे उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। रूल तो इतना ही है। अब वो किसी एक ऑर्बिट में होता है उनमें से, तो उसने ऑक्यूपाई एक ऑर्बिट कर रखी है, बट ऑर्बिट तो इनफाइनाइट है। और ऐसा सब मिल जाता है। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पूछे जाएंगे तो इट इज इनफाइनाइट। आउट ऑफ दोस हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर ऑक्यूपाइड, ये डिफरेंट क्वेश्चन होता है। सर ऑर्बिट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ऐसा सच में होता तो नहीं है? ऑर्बिट एक स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ओके सर। ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन वहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन उसका रेजिडेंट है, ऑर्बिट उसका घर है, एक तरीके से समझ लो। तो अभी मैंने फ्लैट्स आर देयर, तो फ्लैट्स आर इनफाइनाइट। हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर देयर? इनफाइनाइट। आउट ऑफ दैट हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर ऑक्यूपाइड? 1। हमने तो आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पे भी हो सकता है, तो उसकी अलग अलग ऑर्बिट्स की आपको क्या बतानी है? रेडियस बताइए, आपको एनर्जी बतानी है। अब इसकी रेडियस वेलोसिटी सब कुछ निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया जैसे हाइड्रोजन के Z1 है, He प्लस ले Z2 हो गया, Li2 प्लस ले Z2 3 हो गई। तो आपके Z पता चल गया आपको। अब n देखो दूसरी तरफ, तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 3। ऐसे फोर्थ ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 4, तो ऐसे ऑर्बिट के हिसाब से आप पहले n लिख लो और फिर करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला शुरू करो। अरे मतलब समझ गए ना, ऑर्बिट का मतलब वो स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकता है। तो ऑर्बिट किसी भी एटम के अंदर इनफाइनाइट होते हैं। तो ऑर्बिट्स में से ऑक्यूपाइड कितना है ये डिफरेंट क्वेश्चन होता है। तो बी वेरी केयरफुल, ऐसे नहीं बोलना कि हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट होती है ना। हाइड्रोजन में ऑर्बिट तो इनफाइनाइट होती है। आप सबकी एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस सब कुछ निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन के। आप क्वेश्चन पूछा है इसमें ऑक्यूपाई कौन सी है, तो उनमें से कोई एक ऑक्यूपाइड होगी। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करना शुरू करना है, इनको भी यही क्लिक करना है। सर ईवी की वैल्यू पुट करनी है क्या? वापस वैल्यू पुट करनी है, बहुत सही बोल। नहीं सर ईवी करना है तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 into z² by n², ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको 1 by 1 सॉल्व करके निकालते चले जाना है। तो हमने सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, n = 1 के लिए -13.6 -13.6 दूसरे केस में फॉर हाइड्रोजन n = 2 निकाल रहे हैं, -3.4 1² by 2² -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आपको सब वैल्यू सॉल्व करके बतानी है फटाफट। कॉन्सेप्ट को समझ गया? -3.4 लाइकवाइज आपको सॉल्व करते जाना है। जैसे और एक एग्जांपल अगला वाला केस बता दूं, फॉर He+, लेट्स से फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है। तो He+ की फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n = 1, ये वाली कितनी आएगी -13.6। समझ तो गए ना कॉन्सेप्ट? बस सिंपल वैल्यू पुट करते जाना है, -13.6 into z² by n², ये -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ऐसे आपको अगर ईवी की वैल्यू रख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइकवाइज कीप ऑन सॉल्विंग, सब वैल्यू सॉल्व करके आपको बताना है। आप एनर्जी के सारे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के छोड़ सकते हो। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा जूल्स में निकालो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻90 जूल। और अगर नहीं बोला जा रहा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख के छोड़ सकते हो। दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट, इज एप्लीकेबल। EV is इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। सर ईवी की वैल्यू सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखे तो ईवी लिख दे, ठीक है ना सर? फिर EV में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख के छोड़ दोगे तो भी सही है। आप जूल्स में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हो तो जूल्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। नॉर्मली हम पूरे एटम की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो देयर इज नो नीड कि आप उसको जूल्स में कन्वर्ट करो, जब तक कि क्वेश्चन में ऐसा बोला ना जाए कि आप जूल्स में बताओ। आप स्कूल एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकाल के छोड़ दोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देयर इज नो नीड कि हम उसे जूल्स में कन्वर्ट करें। जैसे Ni2+ सॉल्व करोगे, Ni2+ के लिए सपोज करो मैं इक्वल टू 2 के लिए निकाल रहा हूं। यहाँ पे E की वैल्यू लिखेंगे -13.6, z² is 3² by n² by 2²। ये आपको सॉल्व करके निकालना है। ये सॉल्व होके -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। समझ आई टेक्निक? हाँ सर। यस सर। बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। करा किसी ने पूरा सॉल्व? देखो आंसर। ईवी में सर आंसर मैंने सारे निकाले सर। नहीं चाहिए पहला आंसर -13.6 आप चेक करते हैं सर -3.4, -1.51, -0.85, -0.544। HE में सर उसमें -54.5, -13.6, -6.664, -3.4। 6.04 है। हाँ हाँ हाँ। 21.6 -2.176, 2.17 -13.24, 132.4, 7.65, 4.896 माइनस। सर लिथियम में सर जो n = फर्स्ट में होगा वहां पे आंसर 132.4 होगा क्या? 122.4। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है भाई, सॉल्व करना आ गया पहले सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो अगली क्लास में सिखाऊंगा, बट पहले आप सारे वैल्यू सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है?